नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपको सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्टडी विद मनोज सैनी। मैंने 4-5 रोज पहले इतिहास विषय की जो पुस्तक है कक्षा 12 की, उसके सिलेबस के बारे में चर्चा की थी और मैंने ये भी बताया था कि हम आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे। सिलेबस में बताया था कि आगे टोटल 12 चैप्टर हैं, 3 पुस्तक हैं इतिहास की, भारत इतिहास की, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। चार चैप्टर हैं प्रत्येक भाग के अंदर। टोटल 12 चैप्टर हैं। सिलेबस चेंज नहीं हुआ, पिछले सेशन में था वही 25-26 के सेशन में है। तो आज हमारी ये पहली क्लास है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आएगी। आप एक रजिस्टर, अच्छा सा रजिस्टर बना लें और इनको नोट्स के रूप में लिख लें। हम जो पहला जो चैप्टर है विषय के रूप में नाम है ईंट मन के अस्थियां। ईंट मकान वगैरह बनाते हैं, वो ईंट मन के यानी मोती जो होते हैं ना, वो। इसके अलावा अस्थियां, हड्डियां, ये हमें एक टीले से मिले हैं और उन ईंट मन के और अस्थियों से हमें एक प्राचीन सभ्यता या शहर के बारे में पता चला है। इस कारण उसको नाम दिया गया है हड़प्पा सभ्यता, संस्कृति। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता अथवा सभ्यता या संस्कृति होती क्या है। सभ्यता अथवा संस्कृति होती क्या है। तो सबसे पहले बात करें संस्कृति की। देखो, संस्कृति का मतलब ये होता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो। एक निश्चित क्या हो? भौगोलिक क्षेत्र। ये मान लो कोई भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हो गया और इस भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग क्या बने हुए हैं? शहर बने हुए हैं। अलग अलग शहर बने हुए, गांव, शहर, बस्तियां बनी हुई। अब इन सभी का एक जैसा ही खाना पीना हुआ, एक जैसी भाषा हो, एक जैसी परंपराएं हो, विशेष हो, व्यापार के थ्रू एक दूसरे जुड़ी हो, किससे कार्य करते हो, पशुपालन करते हो, शिकार करते हो, मतलब सारा एक जैसा हो और एक विशिष्टता यानी विशेषता हो उनकी, वही क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है। पुरातात्विद का मतलब होता है जो स्थल जो होते हैं ना, मतलब सभ्यता के जो स्थल होते हैं उनकी खुदाई करके पुरावस्तु निकालना। ऐतिहासिक चीजें जैसे ईंटें निकालना, सिक्के निकालना, या फिर हम बात करें तो अभिलेख निकालना, आभूषण निकालना, तो खुदाई करके निकालते हैं, वो पुरातात्विद होते हैं। तो पुरातात्विद है वो संस्कृति शब्द का प्रयोग ऐसी पुरावस्तुओं यानी कि पुरानी वस्तुओं से करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। यानी कि जो पुरातात्ववेत्ता होते हैं, इतिहासकार, जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं और जो पुरानी वस्तुओं के आधार पर इतिहास बताते हैं, वो पुरातात्विद संस्कृति जो शब्द है अथवा सभ्यता जो शब्द है उसका अर्थ उस चीज से लेते हैं या ऐसे समूह से लेते हैं जो एक विशिष्ट शैली की हो, एक विशिष्ट शैली की हो और सामान्यतः एक साथ और एक विशेष या विशिष्ट जो भौगोलिक क्षेत्र रहता है ना, भौगोलिक क्षेत्र, उसके बारे में तथा कालखंड यानी कि समय के बारे में जानकारी देती हो, वही क्या होती है? संस्कृति होती है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, एक विशिष्ट शैली हो, रहना खान पीन सारा एक जैसा हो
और एक कालखंड यानी कि एक समय के बारे में, निश्चित समय के बारे में जानकारी देती हो, संस्कृति कहलाती है। इस चैप्टर में जो शुरुआत है वो एक पूरा वस्तु है मुहर। उस मुहर के आधार पर ये चैप्टर बताया गया है, यानी कि एक मुहर मिली है हड़प्पा नामक स्थल से, और उस मुहर के द्वारा हमें, इसके अलावा मुहर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन विशेषकर एक मुहर, इस चैप्टर की शुरुआत एक मुहर के थ्रू की गई है। और ये मुहर है जो आपको इस तरफ दिखाई दे रही होगी, या फिर मेरे अंगुली है मुहर। ये मुहर है, ये आपकी बुक में देख लेना, आप अपनी बुक है ना उसको खोल कर ये मोहर मिली है। अब ये मोहर है, इसमें आप विशेषकर ध्यान देंगे तो सबसे पहले बात करें तो ये क्या है, देखो है ये मोहर थी तो पूरी, लेकिन ये टूट चुकी थी। ये मोहर ऐसे थी यानी कि चौकोर थी, लेकिन इसमें देख सकते भी हैं आप, ये यहाँ से थोड़ा कोना टूटा हुआ है। तो इतिहासकार कहते हैं, कई इतिहासकार में मतभेद है, तो कई तो कहती चौकोर थी, लेकिन हमें जिस अवस्था में मिली है वो अवस्था कौन सी थी, पंचकोणीय अवस्था थी, यानी कि थोड़ी सी यहाँ से एक कोना टूटा हुआ है, इसलिए इतिहासकारों ने इसको पंचकोणीय मोहर का नाम दिया है। क्योंकि जिस अवस्था में मिली है वो एक पंचकोण, 5 कोण के रूप में मिली है, एक साइड में थोड़ी सी टूटी हुई है। तो इतिहासकारों को मतभेद है। अब दूसरी बात, इसके मुहर के ऊपर एक जानवर का चित्र मिलता है, विशेषकर मछलियों की तरह, जहां पर आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ संकेतक मिल रहे हैं, चिन्ह, और इन चिन्हों में सबसे ज्यादा मिलते हैं जानवरों के। और एक जानवर यहाँ पर बना हुआ है, ये देखो, ये जैसे बेल हो जैसे, लेकिन इसके ऊपर एक सींग है यहाँ पर, आप अपने पुस्तक में आराम से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ चिन्ह बना हुआ है, ऊपर चिन्ह बने हुए हैं। तो ये पंचकोणीय मोहर है, इसके ऊपर एक सींग वाले जानवर का चित्र बना हुआ है, और इतिहासकारों ने इस पशु को नाम दिया है यूनिकोरन। यूनिकोरन, यूनिकोरन यानी कि एक सींग वाला जानवर। अब इसको इतिहासकार कई तो, जैसे हमारे वर्तमान जो बेल होते हैं ना, बैल, सांड, ठीक है, उसकी तरह है। अब वर्तमान में तो 2 है, लेकिन उस समय पीछे से बॉडी थी, वो तो एक सांड की जैसी थी, लेकिन यहाँ पर जो चेहरा है और एक सिंग है वो ऐसे लग रहा है जैसे हिरण है। तो इतिहासकारों में मतभेद है, इसी कारण इसको यूनिकोरन नाम दे दिया, एक सिंग वाला जानवर नाम दे दिया इसको। तो इस मोहर के थ्रू हमें इस पूरे चैप्टर को, हड़प्पा सभ्यता का जो चैप्टर है, इसको पढ़ना है। शुरुआत इस मोहर से होती है, ऐसे और भी पूरा वस्तु निकलेंगी, उस पूरा वस्तु से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। ये पंचकोणीय मोहर हो गई। अब देखो, कई इतिहासकार क्या बोलते हैं, ये पंचकोण अगर चौकोर नहीं होकर के ये पंचकोणीय मोहर है, जैसी अवस्था में मिली है, तो उस पंचकोणीय जो मोहर का अर्थ है कि ये 5 व्यापारिक केंद्रों को दर्शाती है, 5 व्यापारिक केंद्रों को दर्शाती है। कैसे? अगर ये इस अवस्था में है, पंचकोणीय इस अवस्था में है, तो ये 5 व्यापारिक केंद्रों को दर्शाती है। कितने केंद्रों को? 5 व्यापारिक केंद्रों को दर्शाती है। तो देखो कैसे, ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर है बनावली था, यानी कि ये बनावली हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है। फिर ये था राजस्थान में कालीबंगा स्थल था, कालीबंगा, ये कालीबंगा स्थल था। यहाँ पे था धोलावीरा, गुजरात, ये था धोलावीरा। और यहाँ पे था मोहनजोदड़ो, यहाँ पे क्या था, सॉरी, हड़प्पा, ऊपर यहाँ पर हड़प्पा स्थल था, और यहाँ पे था
मोहनजोदड़ो। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि अगर ये पंचकोण और है तो ये 5 व्यापारिक केंद्रों को दर्शाती है। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, फिर यहाँ हरियाणा जाएगा, ठीक है, और फिर कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो के बराबर इधर धोलावीरा गुजरात में। तो इस प्रकार पंचकोणीय मोहर 5 व्यापारिक केंद्रों का संकेत है। लेकिन इतिहासकार ज्यादातर इसमें असहमति है, ज्यादातर इतिहासकार असहमत है। अब बात करते हैं इस मुहर के बारे में विस्तार से। देखो, हड़प्पाई मुहर है वो संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, सबसे विशिष्ट यानी कि सबसे विशेष पुरावस्तु है, और इस मुहर के थ्रू ही हमें पूरी सभ्यता का पता चलता है। तो सबसे विशेष वस्तु है, पुरावस्तु, पुरानी वस्तु खुदाई में निकलती है। अब ये किससे बनी होती है? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनती है। सेलखड़ी यानी जो मोहर है ये किससे बनती थी? सेलखड़ी नामक वस्तु से या पत्थर से बनी है। अब इस सेलखड़ी क्या होता है? देखो, सेलखड़ी जो होता है वो एक मिट्टी है, और मिट्टी को पका करके इसको पत्थर को रूप दिया जाता है, जैसे ईंटों को पकाते हैं ना, ऐसे उससे मोहर बनती थी। आपने कभी देखा होगा सड़क के ऊपर बारीक मिट्टी होती है, जो साधनों से आने जाने से मिट्टी होती है, वो बिल्कुल बारीक हो जाती है, तो बिल्कुल बारीक, बिल्कुल सीमेंट की जैसी होती है। तो ऐसे ही मिट्टी को बिल्कुल बारीक किया जाता था, एकदम बारीक सीमेंट की तरह, फिर उससे पत्थर तैयार बनाया जाता था, उसको पकाया जाता था, और उससे क्या बनाई जाती थी? मुहर। तो जो मोहर होती है वो किससे बनी हुई है? सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। इन मुहरों पर सामान्यतः जानवरों को चित्र मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं? जानवरों की। जैसे यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पर यूनिकॉर्न हो गया, यहाँ पर 2 मछली बनी हुई है। ऐसे ज्यादातर जो मोहरे होंगे इसके ऊपर आपको जानवरों के चिन्ह अंकित मिलेंगे। तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है, यानी कि एक ऐसी लिपि ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसको पढ़ा नहीं गया। अब देखो, मान लो यही है, अभी चिन्ह बने हुए हैं, ठीक है, चिन्ह बने हुए हैं। अब चिन्हों का ये संकेत के रूप में है, इसको संकेत तक लिपि भी कहते हैं। तो इनको समझ नहीं सके कोई, ये कुछ न कुछ तो कह रहे हैं मोर, लेकिन इसको कोई अब समझ नहीं सका अब तक इसको। तो ये सांकेतिक भाषा थी। तो ये ऐसी लिपि थी जिसको आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक किसी ने पढ़ा नहीं है। इस पंचकोणीय मुहर पर एक सींग वाले जानवर यानी कि यूनिकॉर्न को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया है? यूनिकॉर्न, ठीक है। इतिहासकारों ने नाम दिया है ये यूनिकॉर्न। अब पहले ऐसे जानवर थे। हमें ये जानवर जो है ना, वो हमें चीन की और मिस्र की जो सभ्यता है ना, वहां से भी ऐसे जानवरों के संकेत मिले हैं। यहाँ आगे देखेंगे, जिसके अवशेष मिस्र सभ्यता, चीन की सभ्यता में मिले, यानी कि एक सींग वाला जो यूनिकॉर्न जो जानवर है ना, वो मिस्र की सभ्यता में और चीन की सभ्यता से भी हमें मिलता है। हड़प इस प्रकार कहा जा सकता है क्योंकि हमें चीन की सभ्यता मिला है, मिस्र की सभ्यता से और सिंधु सभ्यता से, और वहां पर भी ऐसे मुहर मिली हुई है, इस जानवर मिल गया हुआ है। इसको मतलब कह सकते हैं कि ये आपस में जुड़े हुए थे, मतलब चीन की सभ्यता, मिस्र की और सिंधु सभ्यता। तो वहां पर भी वो जानवर पाया गया है, यहाँ पर भी वो जानवर पाया गया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता व्यापार के द्वारा अन्य सभ्यताओं से जुड़ी हुई थी। ऐसी मुहर हमें मेसोपोटामिया में मिली है, ऐसी मुहर हमें चीन में मिली है, ऐसी मुहर हमें मिस्र में मिली है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ये व्यापार के थ्रू जुड़ी हुई थी सभ्यता, व्यापार के थ्रू ये सभ्यता जुड़ी हुई थी। तथा उनके समकालीन सभ्यता थी, यानी कि उसी की समय की थी जब चीन में सभ्यता थी, मिस्र में सभ्यता थी, मेसोपोटामिया में सभ्यता थी, रोमन सभ्यता थी। तो उसी समकालीन है, यानी कि उसके समकालीन, यानी कि उसी समय की ये
सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। यह मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, यानी कि मोहनजोदड़ो नामक स्थल है, जगह है, टीला है पाकिस्तान में, सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है। वहां पर ये मोहर मिले, जिसको हम स्पेशल आगे पढ़ेंगे इस स्थल को, बाकी की चर्चा वहां पर करेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। इतिहासकारों के अनुसार यह मोहर 5 व्यापारिक केंद्रों को दर्शाती है। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मनावली, धौलावीरा, कालीबंगा को दर्शाती है, मैंने बताया था आपको। लेकिन ये अधिकतर इतिहासकारों ने इस पर असहमति जताई है। इस मुहर के अलावा हमें अन्य पुरावस्तुओं, यानी कि इस मुहर के अलावा हमें और कौन कौन सी पुरावस्तु मिली है, जिनके द्वारा या जिनके द्वारा हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी पुरावस्तुएं मिली हमें? आवास, भवन, बिल्डिंग, भवन वगैरह, ये मर्दभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, मटके जो बोलते हैं वो, आभूषण, आभूषण तांबे वगैरह की, मिट्टी के ऐसे मोती आभूषण थे, मतलब औजार जो किसी कार्य में वैसे काम में लेते थे आदि। पूरा तात्विक साक्ष्यों के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के विषय की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि हड़प्पा मोहर के अलावा में आवासों के थ्रू, मर्दभांडों के थ्रू, आभूषणों के थ्रू, औजारों के थ्रू आदि पुरातात्विक जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा हमें हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। आगे हम अब इसको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हम हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त करेंगे, उसका परिचय प्राप्त करेंगे। उम्मीद है आपको अभी तक तो ये जो टॉपिक था वो समझ में आ गया। सांस्कृतिक सभ्यता बताई मैंने कि भौगोलिक क्षेत्र होता है निश्चित है, वहाँ की एक भाषा, रहना खाना पीना सब एक जैसा होता है, आपस में जुड़े हुए होते हैं, विशिष्ट शैली होती है ये। ले पूछ कर ले। अब हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ये हड़प्पा जो सभ्यता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैप में देखते हैं, देखो ये मैप उस समय का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इराक ईरान तक फैली हुई थी, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है वो इराक ईरान तक फैली हुई थी व्यापार के थ्रू। बाद में फिर वो नदी आ जाती थी, उन नदियों के इस साइड में थी। तो ये अफगानिस्तान है ऊपर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो इसमें हम देखते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता को 3 देशों में फैली हुई थी। आज जो स्थल मिलते हैं ना वो 3 देशों में मिलते हैं। एक तो यहाँ पर अफगानिस्तान में मिलते हैं, फिर आ जाता है ये आपका, ये बात करें तो ये हो गया पाकिस्तान और ये भारत हो गया। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो हमें 3 देशों में मिलती है। और कैसे? सबसे उत्तरी बिंदु वो है जम्मू कश्मीर में, वहां से फिर ये यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से ये महाराष्ट्र तक, और महाराष्ट्र से सीधे यहाँ पाकिस्तान के सुतगांव इंदौर तक, ठीक है, यहाँ तक फैली हुई थी। और 2 स्थल वो मिले हमें अफगानिस्तान में। इसका आकार जो देखो किस प्रकार है, वर्तमान में चतुष्कोणीय है, लेकिन जब शुरू में ये स्थल खोजे गए थे तब इसका आकार त्रिकोणात्मक था। बाद में धीरे धीरे ये गंगा नदी तक यहाँ इधर और स्थल खोजे जा चुके हैं। तो शुरू में जो स्थल खोजे गए थे तो त्रिकोणात्मक थी, ठीक है, और वर्तमान में कैसी है ये? चतुष्कोणीय है। वर्तमान में कैसी है ये? चतुष्कोणीय है। तो हम बात करें कि
विस्तार की, तो प्रारंभ में जो विस्तार था, देखो यहाँ पर प्रारंभ में जो विस्तार था वो था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। प्रारंभ में जो क्षेत्रफल था इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी कि बात करें लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो लगभग अगर आ जाए क्वेश्चन तो लगभग में तो आप 13 लाख करोगे, और एग्जिट कितना है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल था। वर्तमान में अब देखो इसका विस्तार, नए नए स्थल खोजे जा चुके हैं, ये उस समय था, और वर्तमान में इसके और स्थल खोजे जा चुके हैं। तो वर्तमान में इसका विस्तार हो गया है 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक वर्तमान में इसका विस्तार हो चुका है। इसका आकार की बात करें तो मैंने बताया था प्रारंभ में आकार कैसे था, त्रिभुजाकार, और पुरातत्व विभाग है, पुरातत्व विभाग है वो विभाग भी त्रिभुजाकार ही मानता है। किसके अनुसार, पुरातात्विक विभाग के अनुसार। आपका क्वेश्चन क्या है तो आप इसकी क्या करोगे, त्रिभुजाकार ही करोगे। लेकिन इतिहासकारों ने वर्तमान को देखते हुए, क्योंकि वर्तमान में ये स्थल अभी इधर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक मिल चुके हैं इसके स्थल, तो वर्तमान में कैसी है ये, चतुष्कोणीय माना जाता है। किसने माना, ये इतिहासकारों ने। तो आप है वो एनसीईआरटी के अनुसार क्या करोगे, पुरातात्विक विभाग के अनुसार त्रिभुजाकार करोगे, ठीक है। और इतिहासकार एक नॉलेज के तहत इतिहासकारों ने क्या माना है, चतुष्कोणीय इसका आकार माना है। इसके अब तक लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं। कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, यहाँ तक 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। तो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी जो चीन, मिस्र, मेसोपोटामिया, रोमन, इन सभ्यताओं को टक्कर देने वाली सभ्यता थी। उनका विस्तार इतना कम नहीं होगा, लेकिन इसका विस्तार बहुत ज्यादा था। इतिहासकार मानते हैं कि उन सभ्यताओं से भी पहले की सभ्यता थी, उन सभ्यताओं से भी पहले की सभ्यता थी। आप पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तब समझ में आएगी। तो इस पर कुल कितने स्थल खोजे जा चुके हैं, अभी तक 1400 स्थल खोजे जा चुके हैं। उन 1400 स्थलों में भारत में कितने स्थल हैं, 917। 1400 टोटल है, उसमें से भारत में कितने मिले हैं, 917। पाकिस्तान में 481, 481 स्थल कहाँ है, पाकिस्तान में। और सिर्फ 2 स्थल हैं वो कहाँ है, अफगानिस्तान में। वो सिर्फ 2 स्थल कौन कौन से, एक तो है मुंडीकाक और एक है सोरतगुई। ये 2 स्थल है जो कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो कुल मिलाकर 14 स्थल वर्तमान तक खोजे जा चुके हैं। सर्वाधिक स्थल मिलेंगे आपको भारत में 917, इसके बाद में पाकिस्तान में 481, और सिर्फ 2 स्थल मिलेंगे आपको अफगानिस्तान में। अब आपके इस चैप्टर के अंदर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के अंदर आप 14 स्थल नहीं पढ़ोगे, सिर्फ ये 5-7 स्थल है, धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, 4-5 ही स्थल हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे, न कि 1400 स्थलों के बारे में। यहाँ पर बात करें तो सबसे उत्तरी बिंदु था, ये उत्तर है, तो सबसे उत्तरी जो बिंदु है यहाँ, ये कौन सा है, ये मांडा। ये कौन सा स्थल है, मांडा स्थल है, जो जम्मू कश्मीर में, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। और इतना पता है आपको कि सभ्यता वो सारी नदियों के किनारे थी। क्यों, क्योंकि कृषि कार्य के लिए पानी चाहिए था, वहाँ पर वनस्पति पेड़ पौधे मिल जाएंगे, पानी पीने के लिए मिल जाएगा, तो वहाँ पर इसलिए सारे की सारी जो सभ्यताएं वो नदियों के किनारे मिली है। तो सिंधु नदी और उसकी सारी नदी किनारे मिली है। तो ये सबसे उत्तरी जो स्थल है ये वो कौन सा है, जम्मू कश्मीर और चिनाब नदी किनारे। कौन सी नदी किनारे, चिनाब। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, प्रश्न आएगा। सबसे उत्तरी से दक्षिण तक का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, और सबसे दक्षिणी बिंदु है वो देमाबाद। कौन सा है, देमाबाद, कहाँ है, महाराष्ट्र में। और कौन सी नदी पर, परवरा नदी पर, परवरा नदी पर। कई बोलते इसको गोदावरी नदी भी बोलते हैं।
तो परवरा नदी को। ठीक है, तो सबसे उत्तरी बिंदु लिख लेना, और सबसे उत्तर और सबसे दक्षिणी बिंदु देवाबाद। अब सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो आलमगीरपुर, क्या है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और हिंडन नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश में एक नदी बहती है हिंडन नदी, तो हिंडन जो नदी है उस नदी के किनारे आलमगीरपुर नामक एक पूरा स्थल है उत्तर प्रदेश में, वो सबसे पूर्वी बिंदु है, यानी कि सबसे पूर्वी बिंदु ये है उत्तर प्रदेश में। और सबसे पश्चिमी, यहाँ ये पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का एक स्थल है जिसका नाम है सुतकान गेंडोर। ठीक है, जो पाकिस्तान में है और दास्क नदी के किनारे। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम, इनका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आता है कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताइए, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण मांडा उत्तर में, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी, देवाबाद महाराष्ट्र, परवरा नदी सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी आलमगीरपुर हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में, और सबसे पश्चिमी सुतका गेंडोर दास्क नदी पाकिस्तान में। दो स्थल मिलेंगे आपको अफगानिस्तान में, मुंडी घाट और सोरदुई। तो ये इसका विस्तार था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट्स में उतार लेना। अब बात करेंगे इस हड़प्पा सभ्यता के समय की। किस समय शहर बसा, कब ये विकसित हुआ और कब जाकर के ये खत्म हुआ। हम कोई भी गांव बसता है, पुराना गांव है, एक ने खेत में जाकर अपना मकान बना लिया, फिर दूसरा जो वहाँ चला गया, तीसरा भी ढानी बनी, ढानी से बस्ती बनी, गांव से शहर बड़ा, तो एक दिन होता है वो नष्ट होता ही है। तो ऐसे ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये बनी कैसे और नष्ट कैसे हुई। तो इसका समय पहले, सबसे पहले देखेंगे इसका समय। पतन के कारण बाद में पढ़ेंगे, पहले देखेंगे इसका समय निर्धारण कि कब से बननी शुरू हुई और कब इसका समापन हुआ, यानी कि ये समाप्त हुई। आपकी जो 12वीं किताब है उसके अंदर दे रखा है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। तो एनसीईआरटी के अनुसार तो समय क्या है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, एनसीईआरटी यानी कि आपकी के अनुसार। आपको यही करके आना है। आपके ऑप्शन आए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व ही करना है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए कि कार्बन डेटिंग के अनुसार कितनी है, या फिर किसी और इतिहासकार का नाम लेकर पूछे, तो हम इनके बारे में लिखेंगे। तो एनसीईआरटी के अनुसार तो कितना है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। और एक वैज्ञानिक पद्धति और होती है सी, कार्बन डेटिंग पद्धति, जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन पद्धति बोलते हैं इसको। इसके अनुसार है 2350 से 1750 ईसा पूर्व, 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति होती है सी, कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14 पद्धति होती है। ये सबसे वैज्ञानिक पद्धति है, सबसे ऑथेंटिक है वैज्ञानिक पद्धति। इसके अनुसार है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ये सर्वमान्य है, ये वैज्ञानिकों के अनुसार सर्वमान्य है। लेकिन आपको एनसीईआरटी के अनुसार ही करना है 2600 से 1900। अन्य इतिहासकार है, क्योंकि इतिहास एक मतभेद करने वाला विषय है। अनेक इतिहासकार हर चीज को अलग अलग पहलू से देखते हैं, हर चीज को, कोई भी घटना हो, कोई भी वस्तु हो, किसी को भी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। और जो सर्वमान्य जो मत होता है वो इतिहास में ऐड करते हैं। तो इतिहासकारों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हम यहाँ देखेंगे। देखो, अन्य इतिहासकार जैसे सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर रह चुके हैं, महानिदेशक, तो सर जॉन मार्शल, इन्होंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के
बीस थी, यानी कि 3250 में बननी शुरू हुई थी ये शहर, बसना शुरू हुआ था और 2750 तक लगभग 500 सालों तक खत्म हो चुका है। इसके अलावा एम एस वत्स यानी कि माधव स्वरूप वत्स, एम एस वत्स आपके शॉर्ट रूप में दे रखे एम एस वत्स यानी कि माधव स्वरूप वत्स। इन्होंने बताया कि 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व के बीच में इसका समय है। इसके अलावा रोमिला थापर, इसके अलावा रोमिला थापर, ये देखो ये महिला है, ये रोमिला थापर है ना, एक महिला है और वर्तमान में डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अंदर प्रोफेसर है। रोमिला थापर महिला है। इसके अलावा डीपी अग्रवाल, डीपी यानी धर्मपाल अग्रवाल, इन्होंने बताया 2300 से 1750 ईसा पूर्व बताया। रोमिला थापर महिला जो प्रोफेसर उसने, और डीपी अग्रवाल यानी धर्मपाल अग्रवाल ने 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारण किया है। इसके अलावा एक इतिहासकार है जिसका नाम है मार्टिमर वहीलर, मार्टिमर वहीलर, उन्होंने बताया 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच। अब नोट यहाँ दे रखा है देखो, डीपी अग्रवाल यानी कि धर्मपाल अग्रवाल और रोमिला थापर का मत है वो C14 पत्ती यानी कि रेडियो कार्बन पत्ती पर आधारित है तथा इसे ही सर्वमान्य मत प्राप्त है। यानी वैज्ञानिकों ने जो पत्ती बना रखी है सी कार्बन पत्ती, तो सी कार्बन पत्ती क्या है, एक देखो हर वस्तु हर चीज के इनकी बाल है जो किसी में भी हो उसमें कार्बन की संख्या होती है, तो उस कार्बन की संख्या के अनुसार ही हम पुरातात्विक चीजों यानी पुरानी चीजों का पता लगा सकते हैं कि कितने वर्ष पुरानी है। तो उस वैज्ञानिक पत्ती के अनुसार डीपी अग्रवाल और रोमिला थापर का जो मत है वो सबसे सर्वमान्य है, क्योंकि ये किससे मिलता जुलता है। देखो यहाँ पर डीपी अग्रवाल 2300 से 1750 यानी कि वैज्ञानिक पत्ती है ना, इससे मिलती जुलती है, तो इसी को सर्वाधिक मत प्राप्त है, किसको, कार्बन डेटिक पत्ती को। जबकि एनसीईआरटी के अनुसार आपकी क्या है 2600 ईसा पूर्व है। तो आपको करना यही है, ऑप्शन में जाएंगे, लेकिन अगर किसी का नाम स्पेशल दे दे तब इसके अकॉर्डिंग करना है, बाकी का आपको तो यही करना है। तो इस प्रकार हम आज सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा की है। सबसे पहले हमने पढ़ी एक हड़प्पा स्थल के अंदर एक मोर पाई गई थी, पंचकोणी मोर, उस पर एक पशु का चित्र था यूनिकॉर्न इनके एक सिंह वाले का, कुछ और चित्र भी थी। ज्यादातर मोहर जो मिली उसके ऊपर जानवरों के चित्र मिले हैं। ये मोहर है अन्य स्थलों से भी प्राप्त होती है, इस कारण हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है वो अन्य स्थलों के समकालीन थी और उनके साथ व्यापार के थ्रू जुड़ी हुई थी। इसके अलावा हमें और भी जानकारी के स्रोत प्राप्त हुए हैं जिनके थ्रू हम इतिहास यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। मध्यभांड, आभूषण, आवास, ऐसे बहुत सारी पुरावस्तुएं मिली है जिनके थ्रू हम इस हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने पढ़ा है विस्तार, इसका विस्तार है जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, वर्तमान में 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। कुल स्थल यहाँ पे 1400 है, अभी तक जो मिली है सबसे ज़्यादा भारत में है 917, 481 पाकिस्तान, 2 अफगानिस्तान। आकार इसका त्रिभुजाकार है जो पुरातात्विक विभाग के अनुसार है सर्वमान्य है यही है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हुए चतुष्कोणीय हो गए हैं। ठीक है, फिर सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, सबसे दक्षिणी बिंदु है जो है देमाबाद महाराष्ट्र में परवरा नदी पर, सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंड नदी पर, और सबसे पश्चिम बिंदु है पाकिस्तान के अंदर सुतकानेंडोर नामक पूरा स्थल है दास नदी पर, क्योंकि सारे स्थल है नदियों के किनारे। तो ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का विस्तार है। फिर हड़प्पा सभ्यता का समय निर्धारण, तो एनसीईआरटी के अनुसार समय है 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। इसके अलावा कार्बन डेटिंग जो पत्ती है रेडियो कार्बन डेटिंग वैज्ञानिक पत्ती,
सबसे सर्वमान्य पत्ती है। उसके अनुसार 2350 से 1750 ईसा को। इसके अलावा कुछ इतिहासकार जॉन मार्शल मालशो, रूपवत्स, रोमिला थापर, टीपी अग्रवाल, मार्टिन उन्होंने अलग अलग मत दिए हैं। इस प्रकार आज का ये टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के निर्धारण के बाद में। जो नेक्स्ट जो भी टॉपिक आएगा वो आएगा हड़प्पा सभ्यता जो है संस्कृति है, हड़प्पा संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता है, उसके भाग। क्योंकि भाग का मतलब है ऐसा नहीं कर सकते कि इस क्षेत्र के अंदर हड़प्पा सभ्यता जो ही उससे पहले कोई लोग नहीं रहते थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को 3 भागों में पढ़ेंगे। पूर्व हड़प्पा, फिर हड़प्पा यानी कि विकसित हड़प्पा, और फिर उत्तर हड़प्पा यानी कि परवर्ती हड़प्पा। तो वो हम कल पढ़ेंगे। आप नोट्स बनाएं, समझ में नहीं आए अपने कमेंट बॉक्स में डालिए जो भी अपने सुझाव है। कोई बात समझ में नहीं आ रही तो पूछिए, कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आपको। एक प्रॉपर रूप से एक रजिस्टर बना लीजिए ताकि प्रॉपर रूप से नोट्स तैयार हो जाए। बाकी भी जब आप स्कूल में जाओगे, छुट्टियाँ चल रही है, क्लास लोगे, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप तैयारी करके आए। हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की जो भाग है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, ये सब पढ़ के आएंगे कल। अपनी जो बुक है प्रथम भाग है, पहला भाग वो साथ रखा करो, नोट्स बनाते रहो। पहले लिस्ट बना दूंगा मैं, प्ले लिस्ट के रूप में मिल जाएगा आपको ये। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।